हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गिट सीरीज़ का सेशन 4 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गिट स्टैशिंग। गिट स्टैशिंग होती क्या है और ये कौन कौन से केसेस में, कौन से सिनेरियोज में ये यूज़ हो सकती है। गिट स्टैशिंग पे डिस्कस करने से पहले गिट के स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, वो कि हम इससे पहले के सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन गिट स्टैशिंग को समझने के लिए इसको डिस्कस करना मैंडेटरी है। ये एक आसानी पैदा करेगी आपको गिट स्टैशिंग समझने के लिए। जब भी हम अपने कोड को लोकल रिपोजिटरी से गिट हब की रिपोजिटरी पर लेके जाते हैं तो उसके लिए गिट के 3 स्टेजेस यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो कहलाता है वर्किंग एरिया। सबसे पहला जो स्टेज है वो कहलाता है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपको रफ स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ऐसी स्पेस होगी, एक ऐसा एरिया, ऐसा प्लेटफॉर्म आप कह लें कि जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने उस जो प्रोजेक्ट है या जो टास्क है उस कोड की डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजिंग कर सकते हैं। अब इस स्टेज के अंदर या जितने भी आपकी मॉडिफिकेशंस या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अनट्रैक्ड होती हैं। गिट के लिए वो सारी फाइल्स या सारा जो जो भी प्रोसेस है, सारी जो एक्टिविटी है वो अनट्रैक्ड है। सो इसको आप एक रफ स्पेस भी कह सकते हैं। अगर आप लाइनक्स का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर हमने गिट इनिट की कमांड से उसको गिट को इनिशियलाइज़ करना होता है। जैसे ही हम गिट को इनिशियलाइज़ करेंगे तो एक डॉट गिट के नाम से एक जो डायरेक्टरी है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर रिक्वायर्ड जो फाइल्स एंड फोल्डर, जो डायरेक्टरीज रिक्वायर्ड होती हैं गिट के लिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। सो गिट इनिट की कमांड से गिट को इनिशियलाइज़ करके आप इस डायरेक्टरी को एज ए लोकल रेपोजिटरी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। अब ये सारा प्रोसेस अब अगर आप डेली लाइफ रूटीन से समझें तो ये सेम प्रोसेस आप ऐसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आपने कोई भी आइटम परचेज़ किया और आपने वो आइटम किसी डेस्टिनेशन पे डिस्पैच करना है, कुरियर करना है। तो सबसे पहले आप उस आइटम को परचेज़ करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग करने के बाद उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करेंगे और फिर किसी चैनल के थ्रू, लाइक कुरियर के थ्रू, आपने डिस्पैच करना है डेस्टिनेशन पे। तो ये गिट का जो भी प्रोसेस है, हमारे जो स्टेजेस हैं, ये सारे सेम, लाइक द सेम एग्जांपल आप कह लें कि उसी प्रोसेस को या उसी सिनेरियो को फॉलो करते हैं। लाइक सबसे पहले आप अपना कोड डेवलप करते हैं। कोड डेवलप करने के बाद डेवलपर उसका एक वर्जन या उसकी एक पैकेजिंग करता है। वो पैकेजिंग जो आपकी है वो स्टेजिंग एरिया में होती है। जैसे ही डेटा आपका या कोड आपका स्टेजिंग एरिया में जाता है तो वो जो चेंजिंग है उसमें गिट उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है। वहाँ पे फाइल या यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो ट्रैक्ड एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैक्ड होती हैं। वहाँ गिट के लिए ट्रैक डेटा के अंदर आ जाता है। यू कैन से दैट डेवलपर ने वर्किंग स्पेस के अंदर एक कोड 1.txt के नाम से एक फ़ाइल लिखी और उसके अंदर उसने कोड 20 लाइन्स का सपोज के कोड डाल दिया। अब ये डेवलपर ये चाहता है कि यही कोड एक एज ए पैकेज के तौर पे, लाइक नॉट अ सॉफ्टवेयर पैकेज, लाइक एक पैकेजिंग आइटम की पैकेजिंग जैसे होती है, एक बंडल के तौर पे वो स्टेज कर दे। जैसे ही वो स्टेज करेगा तो स्टेज एक ऐसा, लाइक एक ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रोसेस या स्टेज है जहाँ पे आपके जो कोड है उसकी पैकेजिंग होती है और उस जो पैकेज्ड आपका जो वर्जन होता है उसको एक तो गिट ट्रैक भी करता है और फिर उसी जो स्टेज्ड आपका जो डेटा होता है या कोड है आपका, उसको हम पुश करते हैं गिट हब की रिमोट रिपोजिटरी पे। पुश करने से पहले हमने उसको कमिट करना होता है। कमिट मैंडेटरी नहीं है, बट इट्स लाइक रिकमेंडेड। आप डायरेक्टली एक डेटा को कमिट से पुश भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कमिट आपके एक डेटा के स्नैपशॉट बनाते हैं तो सो कमिट एक लाइक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। सो आपने अपना डेटा, डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद उसको फाइनलाइज़ किया, लाइक उसने एक माइंडसेट या उसका एक ये समझ लें कि एक टास्क कंप्लीशन कह लें कि उसने ये जो 20 लाइन्स का एक कोड लिखा है अब ये रेडी है कि वो इसको पुश कर सके अपने रिमोट रिपोजिटरी पे। सो उसको वो स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके जाएगा गिट ऐड की कमांड से। गिट ऐड की कमांड के साथ आप डार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी जो फाइल्स आपके स्टेजिंग एरिया के अंदर होंगी इनको वो वर्किंग एरिया के अंदर होंगी, इनको स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके आएगा और गिट कमिट करेंगे। कमिट करने के बाद आप अपनी जो रिमोट रिपोजिटरी है उसको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन इस कमांड के थ्रू आप अपनी इस लोकल रिपोजिटरी के साथ सिंक करेंगे और उसके बाद अपनी पुश की कमांड रन करेंगे। लाइक
आपका डेटा वर्किंग एरिया में बनता है, उसकी पैकेजिंग आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर होती है। स्टेजिंग एरिया के बाद आप उस डेटा को कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद आप जो आपकी रिमोट रेपोजिटरी है उसको सिंक करते हैं अपनी लोकल रेपोजिटरी के साथ, और उसके बाद आप पुश करते हैं। जब भी आप डेटा या अपना कोड पुश करते हैं रिमोट रेपोजिटरी पे, तो आपसे क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, लाइक आपके अकाउंट का यूज़र नेम एंड एक्सेस टोकन। आपकी रिपोजिटरी अगर पब्लिक या प्राइवेट है तो पुश के केस में आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट पब्लिक है तो पुल के केस में आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक रिपोजिटरी के केस में आपको पुल के भी केस में आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो यहाँ से हम चलते हैं अपने स्टैशिंग वाले कंसेप्ट पे कि स्टैश क्या चीज़ है। स्टैश बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। टेम्परेरी स्टोरेज होती है। अब ये टेम्परेरी स्टोरेज कौन से सिनेरियो में काम आती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एक डेवलपर ने एक कोड लिखा, 20 लाइंस का एक कोड लिखा। अब ये कोड कंप्लीट नहीं है और इसी डेवलपर को ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसने एक दूसरी ब्रांच पे चेकआउट करना है। सपोज़ कि वो मेन ब्रांच पे काम कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जब भी गिट को इनिशियलाइज़ किया जाता है तो गिट एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच प्रोवाइड करता है, वो मेन के नाम से होगी या मास्टर के नाम से होगी। अब ब्रांचिंग का कंसेप्ट हमने ब्रांचिंग वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था डिटेल में कि कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है, और आप उस एट द एंड उस सारे डेटा को अगर मुख्तलिफ डेवलपर या डिफरेंट डेवलपर एक डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एट द एंड आप उसमें बस डेटा को कंपेयर करके, बस कोड को कंपेयर करके, एनालाइज करके अपने मेन ब्रांच के साथ, मेन कोड के साथ आप उसको मर्ज कर सकते हैं। ये ब्रांचिंग का कंसेप्ट है। सपोज़ के एक मेन ब्रांच के अंदर डेवलपर ने एक कोड लिखा और वो कोड अभी कंप्लीट नहीं है, लाइक कि उसने उसकी कुछ उसकी कोड का कुछ सेक्शन अभी उसने कंप्लीट करना है। सो उसने उस कोड को अभी स्टेज नहीं किया या उसको कमिट करके उसने रेपोजिटरी पे पुश नहीं किया, रिमोट रेपोजिटरी पे। तो इस दौरान अगर उसको एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि उसने किसी सेकंड टास्क पे काम करना है या उसने अपने स्विच करनी है ब्रांच, किसी दूसरी ब्रांच में जाके किसी दूसरे कोड पे उसने काम करना है। सो इस केस में जो उसका ये जो अनट्रैक्ड जो डेटा है इसका, जो उसने कोड ऑलरेडी बिल्ड की है और वो जो अनकम्प्लीट कोड है, तो उसको वो क्या कर सकता है, स्टैश कर सकता है। स्टैश मीन उस कोड को वो एक टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर लेके जाएगा। स्टैश एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जैसे ही वो टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर उस डेटा को लेके जाएगा तो जो उसका कोड है, जो उसका कंटेंट है, वो टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर चला जाएगा और उसका जो वर्किंग एरिया है वो लाइक रिफ़्रेश हो जाएगा उसका। सो वो सेफली अपनी ब्रांच को भी स्विच कर सकता है, चेकआउट कर सकता है, और दूसरे किसी कोड पे भी सेम ब्रांच के अंदर या डिफरेंट ब्रांच के अंदर चेकआउट करके काम कर सकता है। जैसे ही उसका जो सेकंड टास्क है, लाइक उसको मैनेजर की तरफ से ये या उसकी टीम लीड की तरफ से एक टास्क दिया गया जो हाई प्रियोरिटी का है। सो उसने अपना जो उसने कोड लिखा था उसको लाइक विदाउट कंप्लीशन उसको स्टेज किए बगैर या उसको पुश किए बगैर रिमोट रेपोजिटरी पे स्टेज कर लिया। जैसे ही उसका जो सेकंड टास्क उसको असाइन हुआ है, हाई प्रियोरिटी का टास्क असाइन हुआ है, तो वो उसने कंप्लीट किया। तो उसके बाद वापस वो अपनी उस ब्रांच के अंदर जाके जो डेटा उसने स्टैश किया था उस स्टैश डेटा को वापस रिट्राइव कर सकता है अपने उसी स्टेज के अंदर जिस स्टेज से उसने उस डेटा को स्टैश किया था। सो स्टैशिंग का कंसेप्ट इस तरह काम आता है, हमारे लिए यूज़फुल है। लाइक डेवलपर ने कोड 1.txt में 20 लाइन्स लिखी, उसकी ये रिक्वायरमेंट आई कि उसने दूसरी ब्रांच के अंदर स्विच करना है। सो जब भी वो दूसरी ब्रांच के अंदर जाएगा अपने डेटा को स्टैश करके जाएगा, उसका डेटा स्टैश हो गया मीन्स के टेम्परेरी स्टोरेज पे चला गया। उसने दूसरी ब्रांच के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करना था वो टास्क उसने परफॉर्म किया, वापस से चेकआउट किया अपनी उस ब्रांच के अंदर जहाँ से उसने डेटा को स्टैश किया था, और उस स्टैश डेटा को वापस अपने उसी वर्किंग एरिया के अंदर या उसी स्टेज के अंदर वो ला के वापस उसमें जो भी उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजिंग करनी है या जो भी कंप्लीशन करनी है उसके अंदर वो कर सकता है। अब इस सारे सिनेरियो को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं।
सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। मैं स्टैश लैब के नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, cd करता हूँ स्टैश लैब, अलर्ट किया तो यहाँ पे मेरा अभी तक गिट इनिशियलाइज़ नहीं हुआ है। इससे पहले हम एक रिमोट रेपोजिटरी बना लेते हैं। गिटहब पे जाएंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, मैं लेटेस्ट के नाम से बना लेता हूँ। इसकी जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक रखता हूँ और उसके साथ साथ रीडमी को ऑन नहीं करते, रेस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ चलते हैं। क्रिएट पे गई, आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। साथ ही ये आपको कुछ कमांड्स बता देगा। ये कमांड्स हमने डिस्कस भी की थी और इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा था जब हमने पुश एंड पुल वाला जो सेशन था वो किया था। सो ये सारी कमांड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। इको कमांड सबसे पहले readme.md की फ़ाइल बनाएगी। गिट इनिट आपकी लोकल रेपोजिटरी के अंदर गिट को इनिशियलाइज़ करेगी, लोकल जो डायरेक्टरी है आपकी उसके अंदर गिट को इनिशियलाइज़ करेगी। गिट ऐड की कमांड उसी जो डेटा जो आपने ये readme.md की फ़ाइल बनाई है इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगी और गिट कमिट -m ये उसका एक स्नैपशॉट बनाएगी। जो हम एक वेरिएंट बनाते हैं ना डेटा का, कि एक कोड हमने बनाया ताकि जब भी हम नेक्स्ट चेंजिंग करें तो एज ए एक अलग वेरिएंट के तौर पे हमें वो डेटा मिले। सो गेट कमिट से हमने उसकी एक स्नैपशॉट बना लिया। ब्रांच हम स्विच कर लेते हैं मेन ब्रांच पे। उसके बाद आपने अपनी ये रिमोट रेपोजिटरी है गिटहब की, इसको सिंक करेंगे अपनी लोकल रेपोजिटरी के साथ। और उसके बाद ये जो कंटेंट हमने स्टेजिंग एरिया में लेके गए हैं उसके बाद उसको कमिट किया, उसको पुश कर देंगे इसी सेम रिमोट रेपोजिटरी के लिए। सो अब यहाँ पे क्रेडेंशियल मांगेगा 0134। यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन जनरेट करने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक सेशन में। हो ये आपका डेटा अब यहाँ से पुश हो गया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से अब अपने लेटेस्ट इस रेपोजिटरी के अंदर जाएँ तो readme.md की फ़ाइल जस्ट अभी हमने यहाँ पे पुश की है। अब आप अगर अपने VM पे चलें और यहाँ पे गिट ब्रांच की कमांड चलाएँ तो आपके पास माई बैड गिट ब्रांच की कमांड चलाएँ तो मेन एक ही ब्रांच हमारे पास है। अगर इसको मैं -r का स्विच रिमोट के लिए यूज़ करूँ तो रिमोट पे भी मेरे पास एक ही ब्रांच है। अब यहाँ पे हम एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं अपने सिनेरियो के हिसाब से कि हमारे डेवलपर को ये एक सिनेरियो आ जाता है या रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मेन ब्रांच में वो काम कर रहा था किसी कोड पे और उसने स्विच करना चेकआउट करना है किसी दूसरी ब्रांच पे और वहाँ पे कोड पे काम करना है और उस टास्क को फिनिश करने के बाद वापस से अपने इस डेटा पे काम करना है। सो इस सारे सिनेरियो से हम समझते हैं। तो इसके लिए हम गेट ब्रांच कमांड से कमांड जनरेट कर लेते हैं, ब्रांच जनरेट कर लेते हैं न्यू। अभी अगर मैं ब्रांच की लिस्ट को चेक करूँ तो मेरे पास एक और ब्रांच न्यू के नाम से यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जनरेट करता हूँ, डेमो फाइल। अभी इस फाइल को, ये एक एम्प्टी फाइल है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट के नाम से इसको हम कमिट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस की कमांड चलाऊँ तो मेरे पास गिट स्टेटस, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कमिट हो। वो कह रहा है कि आपकी जो लोकल कमिट्स है, मैंने चूँकि कमिट किया तो कहता है कि आपकी ये जो लोकल रेपोजिटरी है ये और जो आपकी रिमोट जो ओरिजिन मेन जो रेपोजिटरी है गिटहब पे, तो आपकी जो रेपोजिटरी है ये उससे हेड है। सो आप गिट पुश की कमांड चलाएं ताकि जो डेटा यहाँ पे है ये पुश हो सके आपकी रिमोट रेपोजिटरी पे। यानी हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक कमांड में एक कोड फाइल जनरेट करता हूँ, vi डेमो फाइल के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ। कुछ ऑलरेडी मेरे पास प्ले बुक्स बनी पड़ी हुई हैं, इसी में से मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि डेमो फाइल के अंदर मैंने एक कोड लिखा,
लेकिन इसको मैंने अभी तक स्टेज नहीं किया, स्टेजिंग के गिट ऐड करके मैंने इसको स्टेज नहीं किया, ये डेटा मेरा अभी तक अनस्टेज है। और यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैंने ब्रांच, जो न्यू ब्रांच क्रिएट की है, उस पे चेकआउट करना है और वहाँ पे जाके किसी कोड पे काम करना है और फिर वापस आके इसी मेन ब्रांच के अंदर मैंने वापस आके इस डेटा पे वापस काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गिट ब्रांच की कमांड में आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं अभी मेन ब्रांच में हूँ, मैं यहाँ पे गिट स्टैश की कमांड यूज़ होती है डेटा को स्टैश करने के लिए। गिट स्टैश एंड गिट स्टैश पुश, दो कमांड हैं। स्टैश पुश एक लेटेस्ट वर्जन है, गिट स्टैश जो है जो आपकी फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको, कंटेंट को मूव कर देता है स्टेजिंग एरिया, स्टैश टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर, स्टैश के अंदर। जबकि जो गिट स्टैश पुश की कमांड है वो पूरी की पूरी फाइल को मूव कर देता है आपकी टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर। गिट स्टैश लिस्ट अगर कमांड करें तो अभी तक हमारे पास कुछ भी स्टैशिंग में नहीं है। सो मैं गिट स्टैश की कमांड चलाता हूँ, तो अब ये बताएगा कि आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपका जो डेटा था वो सेव हो चुका है, एक स्टैशिंग आपकी टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे मैं अगर गिट स्टैश लिस्ट की कमांड लाऊँ तो एक स्टैश आईडी के साथ यहाँ पे मेरे पास स्टैश लिस्ट शो हो रही है। जो जो आप नेक्स्ट कोई भी फाइल या किसी भी डेटा को स्टैश करते जाएंगे तो ये स्टैश आईडीज़ इसमें इंक्रीमेंट 1 लगता जाएगा। लेटेस्ट स्टैश 0 आईडी के साथ शो होगी, जो ओल्ड स्टैश होगी वो 1 के साथ, सिमिलरली उससे जो ओल्ड होगी वो 2 के साथ। तो ये हमारा डेटा स्टैश हो गया। अभी अगर मैं डेमो फाइल को रीड करूँ तो ये फाइल मेरी एम्प्टी है इस टाइम, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था वो स्टैश हो गया है। ये देखेंगे ये डेटा एम्प्टी है। अब यहाँ से मैं चेकआउट करता हूँ, गेट चेकआउट करता हूँ न्यू ब्रांच को, यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जाके डेवलपर ने क्या काम किया, एक कोड डेवलप किया जिसके लिए इसे बताया गया था। टेस्ट कोड के नाम से इसने एक फ़ाइल बनाई, मैं इसका नाम कोडेक्स रख लेता हूँ। गिट ऐड करके इसको ऐड करते हैं, स्टेजिंग में लेके जाते हैं, गिट कमिट करके इसका एक स्नैपशॉट बना लेते हैं। ओके, सो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि हम ब्रांच न्यू के अंदर आए और यहाँ पे हमने आके कोड डेवलप किया और उसको स्टेजिंग एरिया में लेके गए और उसको कमिट कर दिया। अब यहाँ से सपोज कि ये टास्क कंप्लीट हो गया और मैंने वापस अपने पुराने कोड पे काम करना है जो कि मेन ब्रांच में था, तो मैं वापस अपनी मेन ब्रांच के अंदर जाऊँगा, गिट चेकआउट मेन करेंगे। अब वो एक वार्निंग दे रहा है, रख दे रहा है, या एक सजेशन आपको दे रहा है कि आप मेन, आपकी जो करंट मेन ब्रांच है इसमें एक कमिट है जो रहता है और आपने कमिट करके उसको पुश करना है ताकि आपका डेटा वो अपडेट हो जाए। तो इसको पब्लिश कर दें, पुश कर दें। योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन आपकी रिमोट ब्रांच है। सो हमने एक कमिट किया था इस लोकल ब्रांच के अंदर जो हमने पुश नहीं किया, तो उसका बता रहा है कि आपकी लोकल ब्रांच एक कमिट अहेड है, उससे आगे है। सो आप इसको पुश करें ताकि आपके दोनों ब्रांचेज आपस में सिंक हो जाएं, आपकी मेन एंड आपकी गिट शो की अगर कमांड आपको चला के दिखाऊँ तो ये आपको बताता भी है कि कौन सा कमिट आपका इस वक्त हो चुका है। सो ये था इसके बारे में। अब गेट डेमो फाइल की, तो ये फाइल एम्प्टी है। गिट स्टैश अगर मैं करूँ तो मेरे पास माय बैड, नथिंग टू चेंज, गिट स्टैश लिस्ट करते हैं तो हमारे पास लिस्ट में एक स्टैश डेटा पड़ा हुआ है जो हमने डेमो फाइल का कंटेंट मूव किया था स्टैश के अंदर। अब अगर इसको रिट्राइव करना है तो गिट स्टैश, दो कमांड यूज होती हैं, गिट स्टैश अप्लाई। गिट स्टैश अप्लाई जो कमांड है, ये जो लिस्ट है इसमें से जो डेटा आपका कंटेंट आपका स्टैश हुआ उसको वापस रिट्राइव तो कर देगा लेकिन लिस्ट को रिमूव नहीं करेगा। उसके लिए आपके गिट स्टैश क्लियर की कमांड लानी पड़ेगी। दूसरी कमांड है हमारी गिट स्टैश पॉप। पॉप की कमांड इस लिस्ट को भी क्लियर कर देगी और साथ ही साथ आपका कंटेंट वापस ओरिजिनल फाइल के अंदर या ओरिजिनल लोकेशन पे रिट्राइव कर देगी। गिट स्टैश अप्लाई करते हैं, उसके बाद गिट स्टैश लिस्ट करते हैं। ये देखें कि डेटा वापस आ तो गया है लेकिन अभी तक हमारी इस लिस्ट के अंदर, स्टैशिंग की लिस्ट के अंदर भी डेटा हमारा पड़ा हुआ है। सो मैं अगर आपको कैट करके दिखाऊँ डेमो फाइल को, डेमो फाइल के अंदर
ओरिजिनल डेटा वापस आ गया है। अगर मैंने स्टैश की लिस्ट क्लियर करनी है, गिट स्टैश क्लियर की कमांड आप चलाएंगे और उसके बाद अगर आप इसकी लिस्ट चेक करें तो आपके पास वो डेटा लिस्ट से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस जो गिट की डेमो फाइल है, सॉरी जो कोड की डेमो फाइल है, इसको ऐड कर सकता हूँ। गिट ऐड गिट कमिट कर लेता हूँ -m न्यू कमिट मैंने किया और ये आपका डेटा ऑलरेडी कमिट हो चुका है। सो अगर हम गिट लॉग -1 लाइन करें तो ये आपको लॉग्स भी शो कर देगा। हेड आपका मेन है, मेन पे आपका ये कमिट था, इससे पहले का ये कमिट था और ओरिजिन मेन पे आपकी ये कमिट आईडी ये है, ये आपको लॉग्स बता देते हैं। सो अभी अगर मैं डेमो फाइल के अंदर कुछ सेकंड कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, एक नई लाइन आ जाती है और सेकंड कोड में लिखता हूँ कि न्यू कोड। ये कुछ 3 लाइंस मैंने जो डेटा की थी कोड का मैंने ऐड कर लिया। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ वो डेटा स्टैश करना है जो लेटेस्ट अभी चेंजिंग हुई है, जो डेटा अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है उसको मैं स्टैश करूँ, तो उसके लिए एक स्विच यूज़ होता है हाइफन कीप इंडेक्स का स्विच। अगर आप कैट करके देखें डेमो फाइल को तो ये वाला जो डेटा है ये मैंने नया ऐड किया है। ये कोड समझिए, डेवलपर ने एक नया कोड ऐड कर दिया। अब ये डेवलपर ये चाह रहा है कि उसको सिर्फ ये डेटा स्टैश करना है। अब ये इसका पर्पज़ टेस्टिंग भी हो सकता है, उसने पहले जो डेटा जो कोड लिखा हो उसने वो टेस्ट किया हो सकता है, उसको ये सिर्फ ये कोड चाहिए उसको टेस्टिंग के लिए। तो वो सिर्फ लेटेस्ट अगर डेटा को स्टैश करना चाहे तो उसके लिए कमांड यूज होगी गेट स्टैश हाइफन कीप इंडेक्स वर्क सेव गिट स्टैश लिस्ट करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी। अभी आप अगर कैट डेमो फाइल करेंगे तो आपको जो लास्ट जो लाइन थी जो लेटेस्ट डेटा था वो नज़र नहीं आ रहा, जो अन स्टेज जो डेटा था हमारा वो अभी स्टेज नहीं था हुआ, तो वो हमारा डेटा स्टैश हो गया। अगर मैं उसको लिस्ट अगर आपको दिखाऊं, लिस्ट अगर चेक करें तो ये लिस्ट है हमारे पास। अब इस लिस्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा भी रिट्रीव हो जाए, तो मैं गेट स्टैश पॉप की अगर कमांड चलाऊँगा तो ये उस डेटा को लिस्ट में से लिस्ट रिमूव भी कर देगा और साथ में वो फाइल वापस भी लेके आएगा। तो अभी अगर गेट स्टैश में लिस्ट की कमांड चलाऊँ तो अब मेरे पास स्टैश की कोई भी लिस्ट नहीं है। और अगर मैं डेमो फाइल को वापस अगर देखूँ तो मेरे पास वो डेटा जो ओरिजिनल जो डेटा था जो अनस्टेज मेरा डेटा स्टैश हुआ था वो वापस आ गया। सिमिलरली आप सिर्फ स्टेज फाइल को भी स्टैश कर सकते हैं। उसके लिए हाइफन स्टेज की कमांड यूज़ होती है। मैं 2 फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक को इट्स फाइल 1, इसको एक f1.txt के अंदर रख सकते हैं। दूसरी हम फाइल क्रिएट करते हैं इट्स फाइल 2, इसको f2.txt के अंदर कर लेते हैं। अब मैं इनको स्टेज कर लेता हूँ, गिट ऐड करूँगा, गिट ऐड f1.txt f2.txt, ये दोनों फाइल मेरी स्टेज हो गई हैं। गिट स्टेटस अगर मैं गिट स्टेटस की अगर मैं कमांड यहाँ पे रन करूँ तो ये दोनों फाइल्स मेरी स्टेज फाइल्स हैं। अब मैं अगर इन दोनों फाइल्स को स्टैश करता हूँ, गिट ls करके अगर देखें अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों फाइल्स f1.txt और f2.txt यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं जब इनको गिट स्टैश करूँगा, पुश अगर कमांड करूँ तो पुश की कमांड इन फाइल्स को स्टैश में लेके जाएगी। लाइक यहाँ पे f1.txt और f2.txt दोनों वर्किंग डायरेक्टरी से रिमूव हो जाएंगी और स्टैश में चली जाएंगी। गेट पुश गेट स्टैश पुश की अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ तो आपका डेटा सेव हो गया। ls करें तो यहाँ से f1.txt और f2.txt रिमूव हो गए। ये डिफरेंस है गेट पुश स्टैश पुश और गेट स्टैश में। गेट स्टैश जो कमांड है वो सिर्फ कंटेंट को करती है, टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर लेके जाती है, स्टैश करती है, जबकि स्टैश पुश आपकी पूरी की पूरी फाइल को लेके जाती है स्टैश के अंदर। अब अगर मैं स्टैश लिस्ट करूं तो मेरे पास एक
लिस्ट आएगी लेटेस्ट। मैंने आपको बताया था कि वो 0 के नाम से ही होती है, उसकी आईडी 0 ही होती है। अब अगर मैं इसको स्टैश पॉप करूँ, गिट स्टैश, उसने ड्रॉप भी करनी है फाइल और वापस वो फाइल्स को लेके भी आ गया। लेस करें f1.txt, f2.txt आ गई हैं। गिट स्टेटस अगर मैं चेक करूँ, कमांड गिट माय बैड, गिट स्टेटस अगर मैं कमांड रन करूँ तो ये दोनों फाइल जिस भी स्टेज से, स्टेजिंग एरिया से गई थी स्टैश में, तो वापस उसी एरिया के अंदर आ गई हैं। डेमो फाइल चूँकि उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग की होगी तो वो कह रहा है कि इसको आप, उसके लिए एक वार्निंग दे रहा है कि इसको रिस्टोर कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। सो ये था कंसेप्ट हमारा गिट स्टैशिंग का, कैसे स्टैशिंग हमारे किस सिनेरियो में यूज़फुल हो सकती है। इस सारे प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे गिटहब के अकाउंट में मौजूद है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा ऐसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।